दोस्तों इससे पीछे के वीडियो तक में जो हम लोग जो है पोषण तक को कवर कर चुके हैं। ये सारा चीज़ जो हम लोग पॉकेट जीके का जो है एक चैप्टर यानी जो है 4 चैप्टर तक जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पॉकेट जीके में जो बायोलॉजी का क्लास है 4था चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जानने वाले हैं 5वां चैप्टर बायोलॉजी का जो है पॉकेट जीके बुक में जो चैप्टर है 5वां चैप्टर है पोषण पदार्थ। पोषण पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं आगे इस वीडियो में। अब देख सकते हैं यहाँ दिया गया है पहला पॉइंट कि संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा किसी भी पोषक की लंबे समय तक कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होता है। ये जो है संतुलित भोजन कहलाता है। इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट कि लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण जो किसी भी आप सुने होंगे कुपोषण किसे कहते हैं, जब लंबा समय तक यानी बहुत दिनों तक यदि कोई व्यक्ति कुछ जो पोषक तत्व उसको चाहिए वो अगर नहीं मिल रहा है बहुत दिनों तक, तब जो है उस व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है, यानी जो उसको कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का वो शिकार हो जाता है इस प्रकार से। अगला पॉइंट है शरीर को ऊर्जा देने का कार्य जो है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। और शरीर निर्माण व मरम्मत का कार्य जो है ये प्रोटीन करता है। शरीर में कोई चीज़ निर्माण करना या मरम्मत करना ये जो है प्रोटीन का काम होता है। अगला पॉइंट है उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने में सहायता जो है ये विटामिन करता है, खनिज लवण करता है और जल करता है। कोई भी उपापचयी क्रिया जो होता है उसको पूर्ण करने में सहायता जो है ये विटामिन, खनिज लवण और जल करता है। विटामिन तथा खनिज लवण को संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। विटामिन तथा खनिज लवण को संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। अगला पॉइंट है पोषण के लिए आवश्यक इन पदार्थों को निम्न भागों में बांटा गया है। पोषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ जो होता है इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं नीचे दिया गया है यहाँ पे पहला जो है ए नंबर में दिया गया है कि ऊर्जा उत्पाद यानी एनर्जी प्रोडक्ट जो है ऊर्जा उत्पादक पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक में आ जाता है कि इनके ऑक्सीकरण से जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऊर्जा उत्पादक में जो है होता है कि इसमें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण से जो है जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है। बी नंबर में है निर्माण पदार्थ। निर्माण पदार्थ क्या है ये देख लीजिए कि शरीर की रचना एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ को जो है निर्माण पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन जो होता है वो निर्माण पदार्थ कहलाता है। सी नंबर में है उपापचयी नियंत्रक। उपापचयी नियंत्रक जो है जैव एवं उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले पदार्थ को जो है उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। जैसे कि विटामिन हो गया, जल हो गया और खनिज लवण, ये सब जो है उपापचयी नियंत्रक पदार्थ कहलाता है। आगे दिया गया है देख सकते हैं डी नंबर में अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं? अनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने वाले पदार्थ को जो है अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने वाले पदार्थ को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए जो वायरस में पाया जाता है ये अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं भोजन के अवयव। भोजन के अवयव जो है ये दीर्घ पोषक तत्व में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब जो है खनिज लवण में जैसे कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पी से देख सकते हैं Mg, S, Fe, ये सारा चीज़ जो है। और इसके बाद जो है जल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए आ जाता है। ये सब जो है भोजन के अवयव कहलाता है और ये दीर्घ पोषक तत्व कहलाता है, लंबे समय तक के लिए पोषक तत्व कहलाता है। ये सभी जो है जितना भी बताए 1 से लेकर के यहाँ पे 7 नंबर तक जो बताए न्यूक्लिक अम्ल तक, ये सब जो है दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब कम पोषक तत्व जो होता है वो आ जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाता है यह स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक का भोजन एक युवक के बराबर होता है और 14 से 18 वर्ष साल की लड़की के लिए 2800 से 3000 कैलोरी का आहार पोषण के लिए ठीक है। इसी अवस्था के बालक के पोषण के लिए 3000 से 3400 कैलोरी का आहार मिलना चाहिए। यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद आ जाता है प्रतिदिन के आहार के भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात यह है, यानी जो प्रतिदिन जो भोजन हम लोग करते हैं इसका भिन्न भिन्न तत्व यानी अलग अलग तत्व का अनुपात जो है अलग अलग है। जैसे कि प्रोटीन का है 100 ग्राम,
जिसमें कि 41 कैलोरी होता है। वसा का है 100 ग्राम 930 कैलोरी होता है, और कार्बोहाइड्रेट का है 400 ग्राम जिसमें कि 1640 कैलोरी होता है, और कुल कैलोरी लगभग जो है 3000 हो जाता है। जो कि पुरुष हल्का काम करता है उसको 3000 कैलोरी वाला आहार प्रतिदिन चाहिए, और जो स्त्री पुरुष के बराबर काम करती है उसे भी उतना ही कैलोरी का आहार चाहिए। जो पुरुष कठिन काम करते हैं उनको 4000 कैलोरी वाले आहार की आवश्यकता होती है। और किसी भोजन में 100 ग्राम से जितनी ऊर्जा मिलती है या निकलती है उसे कैलोरी कहा जाता है, यानी कैलोरी मान कहा जाता है। नहीं, किसी भी भोजन में 100 ग्राम से जितना ऊर्जा मिलती है उसको जो है कैलोरी मान कहा जाता है। अगला पॉइंट है मशीन चलाने वाले को 3500 कैलोरी जो है मिलना चाहिए। जैसे मशीन चलाने वाले में टर्नर, मोटर ड्राइवर, वस्त्र उद्योग के मजदूर, ये सब आ जाता है। इसको जो 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है आंशिक मशीनीकृत शारीरिक कार्य में लगे व्यक्ति, जैसे कि इसको जो है 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसमें आ जाता है यंत्र बनाने वाले लोग, कृषि मजदूर, फिटर, ये सब को जो है 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है चौथा नंबर में कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग को, जैसे कि कूली, गोदी मजदूर, ये सब जो है इसको 4500 से 5000 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और गर्भवती महिला का जो है 2800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट दिया गया है दूध को एक संतुलित या पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी तथा आयरन नहीं पाए जाते हैं, जबकि अन्य सभी अवयव एवं तत्व पाए जाते हैं। केवल दूध का लगातार सेवन करते रहने से एनीमिया रोग हो जाता है। केवल दूध का लगातार सेवन करते रहने से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके बारे में समझिए। कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे दिया गया है, पूरा डिटेल से देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात यानी जो है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है ये 1:2:1 के अनुपात में होता है। और कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CH2ON होता है इसका सूत्र जो है। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट शरीर को जो है तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में आ जाता है चावल आ जाता है, जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा 80 से 85% होता है। और इसमें गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना, दूध, अंगूर, फल व सलगम इत्यादि ये सब जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत कहलाते हैं। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये चावल में होता है। और इसके बाद जो है जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव में ग्लूकोज के रूप में टूटता है और शर्करा या ग्लूकोज को यकृत या लीवर ग्लाइकोजन में बदल देता है। और हमारे शरीर में ग्लूकोज का संयोजन जो है ग्लूकोज का संचय जो है ये ग्लाइकोजन रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं एटीपी तथा यानी एटीपी का एडीपी में जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी होने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। इसके बाद आ जाता है मोनोसेकेराइड शर्करा जो है मोनोसेकेराइड शर्करा। तो मोनोसेकेराइड शर्करा इसका सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। इसके बारे में जो है पूरा डिटेल से समझना है ये सारा चीज़ को। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन को कवर कराएंगे। मोनोसेकेराइड शर्करा से आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इसके अगला पार्ट लेकर के, इससे आगे के क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन लेकर के। जय हिंद।